एक दो तीन चार पाँच। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। जैसा कि आपने भूतपूर्व क्लासों में पढ़ रखा है, इससे पहले तक मैंने आपको बता रखा कि परमाणु का जो बोर मॉडल जो था, बोर मॉडल में बहुत सारी कमियां थी। क्या थी बोर मॉडल में? बहुत सारी कमियां। क्या क्या कमियां थी? सबसे पहले तो बोर का जो परमाणु मॉडल था वो मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए मान्य था। ठीक है, किसके लिए मान्य था? मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि बोर का जो मॉडल था उसमें वो सिर्फ और सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए ही मान्य था, यानी वो प्रजातियां जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है उनके लिए ही बोर का मॉडल वैलिड था। बोलो बात क्लियर है? ठीक। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाली प्रजाति का अगर मैं पूछता था तो बोर दांत निपोर देता था, मुला का पता बोल देता था। बोलो बात समझ में आ रहा है? बोलो बात समझ में आया क्या? ठीक है। अच्छा, बोर ने बिना किसी तर्क के, है ना, यांत्रिक भौतिकी को अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में मिला दिया। मतलब उससे पूछा गया एमवीआर का मान NH/2 है, उसने बोल दिया। मैं बोला एमवीआर का मान NH/2 कैसे है? उसके लिए फिर दांत निपोड़ दिया तो पाप पर तो गुरुजी बोल दिया। बोलो बात समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब उसके पास उस चीज का कोई जवाब नहीं था। उस चीज का उसके पास कोई जवाब नहीं था। यानी हर प्रकार की समस्याओं को हल करने में बोर का मॉडल सक्सेसफुल नहीं था। हर प्रकार की समस्याओं को हल करने में मेरे तो बोर मॉडल की जब अपन बात कर लेते हैं, बोर मॉडल की जब अपन बात कर लेते हैं, उसके बाद कई लोग बोलते हैं कि बोर मॉडल की कमियां हैं। मैं बोलता हूँ कमी नहीं है, कमी मतलब वो चीज उसमें नहीं था। मैं बोल रहा हूँ कि सीमाएं हैं। ये इस हद तक इसने जवाब दिया, उसके बाद का आगे जवाब देने में विफल वो रहा। समझ रहे हो बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये बोर मॉडल की सीमाएं थी। इसके बाद श्रोडिंगर है। श्रोडिंगर ने अपना इलेक्ट्रॉन के तरंग व्यवहार का एक फलन बनाया, इलेक्ट्रॉन के तरंग व्यवहार का एक समीकरण बनाया। वो फलन क्या था? डी स्क्वायर साई, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर प्लस डेल ऑपरेटर साई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल ऑपरेटर साई डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m/h ई माइनस वी, ई माइनस वी या वी माइनस ई, वी साई इक्वल्स टू 0। ये था श्रोडिंगर का समीकरण। इस समीकरण को ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है एच साई, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन इक्वल्स टू ई साई। बोलो बात क्लियर है? जब आप श्रोडिंगर के समीकरण को सॉल्व करते हो, जब श्रोडिंगर के समीकरण को जब आप सॉल्व करते हो तो इसको सॉल्व करने पर आपको साई के 3 मान प्राप्त होते हैं। साई के 3 मान प्राप्त होते हैं। पहला मान है n, दूसरा मान है l, तीसरा मान है m। n, l और m। तो श्रोडिंगर समीकरण को नीलम सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होता है? साई के 3 मान प्राप्त होते हैं, साई n l m। और साई बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे। तो ये जो n l m है, जो नीलम है, ये एक कक्षक को निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है? एक कक्षक। कक्षक मतलब होता है ऑर्बिटल। एक कक्षक को निरूपित करता है। ठीक है, निरूपित करता है। बोर मॉडल तक कक्षक की बात ही नहीं हुई थी। बोर मॉडल तक पता ही नहीं था कि कोई ऑर्बिटल जैसा चीज भी होता है। वो तो ऑर्बिट को बोलता था, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, खत्म बात। फिर कौन आया बेटा? फिर आया हमारे पास में सोमरफील्ड। सोमरफील्ड ने बोला कि कक्षा तो रहता है, कक्षा के अंदर उप कक्षाएं भी बनी होती है, उपकोष भी बना होता है। कोष तो होता है, उसके अंदर उपकोष भी बना होता है। बिल्डिंग के अंदर फ्लोर भी बना होता है, एक वृत्ताकार और बाकी दीर्घ वृत्ताकार। बोलो समझ में आया? पक्की बात है यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद फिर NLM हो गया। क्या हो गया बेटा? NLM। बोलो बात क्लियर है? ठीक है। अब लेकिन ऑर्बिटल के बारे में जानकारी दिया था श्रोडिंगर ने। श्रोडिंगर के समीकरण को जब हम हल करते हैं तो इसको सॉल्व करने पर साई के 3 मान प्राप्त होते हैं, जो कि एक कक्षक को निरूपित करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर आपने सॉल्व किया, साई आपका लकी नंबर आया 420। इसका मतलब क्या हुआ? n का मान कितना है? 4 है। L का मान कितना है? 2 है। और M का मान कितना है? 0 है। इन्हीं N, L और M को हम लोग बोलते हैं क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर। बोलो बात समझ में आ रहा है? क्वांटम संख्याएं इन्हें कहा जाता है। बोलो बात समझ में आ रहा है क्या? तो क्वांटम नंबर कई लोग पढ़ा देते हैं बिना किसी तर्क के कि आया कहां से।
आज वो चीज पहली बार, मेरे ख्याल से इतने बच्चे क्वांटम नंबर पढ़े होंगे, ये बात पहली बार आपको पता चल रहा होगा कि श्रोडिंगर के समीकरण को सॉल्व करने पर साई के 3 मान प्राप्त होते हैं इस फलन के, जिनमें 3 संख्याएं प्राप्त होती, 3 मान प्राप्त होते हैं। पहला जो है n है, दूसरा जो है l है, तीसरा जो है m है। क्या ये बात इस बार पहली बार पता चला? जिनको पहली बार पता चला हाथ उठाए। 420 बोलो, समझ में आ रहा है? ठीक है, साई 420 मतलब कि चतुर्थ कोश है, l का मान 2 है मतलब d उपकोश है, और m का मान 0 है कि d उपकोश का dz स्क्वायर वाला कक्षक है। यहां से कंसेप्ट निकलेगा ऑर्बिटल का, समझ में? ऑर्बिटल का कंसेप्ट कहां से आ रहा है, क्वांटम नंबर कहां से आ रहा है, ये पूरी रोड मैप बन रहा होगा दिमाग में। क्लियर है? लिखेंगे ऑर्बिटल, हिंदी में बोलते हैं कक्षक। कक्षक बोलने मजा नहीं आ रहा, एकदम ऐसा लग रहा है तक्षक नाम की मैं बात कर रहा हूं, जिसके वजह से कलयुग आया था। ठीक है, परीक्षित महाराज को काटा था 11वें दिन, जिससे उनकी मृत्यु हुई थी, और फिर कलयुग की शुरुआत हुई। भृगु ऋषि के श्राप से हुआ था ये सब, मालूम है? नहीं मालूम कुछ? साई स्क्वायर का मतलब क्या होता है बताओ? इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता। नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलता ही नहीं है, तो साई स्क्वायर का मान क्या होता है? 0 होता है। बोलो, बात समझ में आ रहा है? ठीक, अमरूद टाइप नहीं दिख रहा है, ये अमरूद है, बगल में हरा। ऑर्बिट लिखो, या शेल, या एनर्जी लेवल, तीनों ही इसी के नाम है, या इसको कोश भी बोलते हैं। वर्सेस हम लोग देखने जा रहे हैं ऑर्बिटल, यानी कि कक्षक। कोश तथा कक्षक में अंतर जानेंगे हम लोग। क्या अंतर? अदिशात्मक होता है कौन? कोश नहीं, कोश नालायक को, इधर ध्यान दो। अदिशात्मक मतलब समस्त दिशाओं में, ये मैंने एक कोश बना दिया, नाभिक के चारों ओर मैंने एक कोश बना दिया, समस्त दिशाओं में चले जाओ तो एक समान वितरण मिलेगा। ठीक है, जबकि जो ऑर्बिटल होता है, जैसे पी एक्स है, एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रॉन का घनत्व है, पी वाई है, वाई एक्सिस में इलेक्ट्रॉन का घनत्व है, पी जेड है, जेड एक्सिस में इलेक्ट्रॉन का घनत्व है, तो एक पर्टिकुलर दिशा में घनत्व मिलता है। एक्सेप्ट होता है एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल त्रिविमीय होता है, त्रिविम में सब जगह एक बराबर समान वितरण होता है। तो जिनमें एक दिशा में वितरण हो उनको बोलते हैं दिशात्मक कक्षक, जिनका अलग अलग दिशा में, मतलब सभी दिशाओं में समान इलेक्ट्रॉन का वितरण हो उनको बोलते हैं अदिशात्मक कक्षक। तो जो कक्षक होते हैं वो सामान्यतया क्या होते हैं? दिशात्मक होते हैं। ठीक है, अब अपवाद इसका क्या होता है बेटा? एस कक्षक। एस कक्षक इसका क्या है बेटा? अपवाद। ठीक है, कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? तो 2n² इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने आते हैं? 2n²। बोलो, बात समझ में आ रहा है? और कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? सदैव s का, p का, d का, f का, किसी का भी हो, कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 ही होंगे। बोलो, समझ? परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्वांटम नंबर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किया जाता है। एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताने का तरीका है। ठीक है, क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलता है? यह बताता है, सबसे पहले तो ये इसको बताता है बेटा, साइज को बताता है। साइज बताने के लिए जो क्वांटम संख्या है वो होता है बाई एन। एन द्वारा साइज को बताता है, आकार को बताता है। ठीक है, कैसे बताता है वो समझेंगे। किशन ध्यान दे, साइज के बाद वो शेप को बताता है कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में है उसका आकार कैसा है। डमरू आकार है, ठीक है, वृत्ताकार है, ठीक है, डिफ्यूज शेप है,
ठीक है, या डबल डमरू आकार का है वो पता चलता है बाई, है ना, ये पता चलता है एल से। इससे पता चलता है एल से। तीसरा साइज हो गया, शेप हो गया। ओरिएंटेशन, इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस दिशा में है, एक्स दिशा में है, वाई दिशा में है, जेड दिशा में है। ये वितरण किससे पता चलता है बेटा, बाई एन एल एम से। किससे पता चलता है, एम से। ये एन एल और एम तो श्रोडिंगर ने दे दिए थे, ठीक है। और कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, इस क्वांटम संख्या को बाद में जोड़ा गया, ठीक है, इस क्वांटम संख्या को बाद में जोड़ा गया। उस संख्या को बोला जाता है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन। ये पता चलता है एस से। इससे पता चलता है एस से। तो हमारे पास 4 क्वांटम संख्याएं हो गई। एक हो गया एन, एक हो गया एन, एक हो गया एम, एक हो गया एस। एन एल एम और एस। बोलो बात क्लियर है, ठीक है। इनसे ये जानकारी मिलती है। आकार के बारे में पता चलता है एन से, परमाणु का आकार क्या होगा, ठीक है। शेप यानी कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में, उसका शेप क्या होगा, आकार क्या होगा, वो एल से पता चलता है। ओरिएंटेशन यानी अभिविन्यास, इलेक्ट्रॉन का वितरण किस दिशा में, उसका अभिविन्यास क्या है, एक्स अक्ष में होगा, वाई अक्ष में होगा, जेड अक्ष में होगा, ये पता चलता है किससे बेटा, एम से। और इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है, चक्रण जो है, वो पता चलता है एस से। कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन है ये पता करना है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। बोलो बात समझ में आ रहा है, किससे पता चलता है, एस से पता चलता है। क्लियर है, ठीक है। हाँ, लिखो। देखो एक्चुअली में क्वांटम संख्या क्या है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था बिल्डिंग होता है। क्या होता है बेटा, बिल्डिंग होता है। हर बिल्डिंग के अंदर ना फ्लोर बना होता है। क्या बना होता है बेटा, फ्लोर बना होता है। फ्लोर के अंदर रूम बना होता है। क्या बना होता है बेटा, रूम बना होता है। और रूम के अंदर क्या होता है बेटा, बेड होता है जहां इलेक्ट्रॉन रहता है। क्लियर। बिल्डिंग के अंदर फ्लोर, फ्लोर के अंदर रूम, रूम के अंदर बेड होगा जहां इलेक्ट्रॉन रहे, ठीक है। ठीक वैसे ही हमारे पास में क्वांटम संख्याएं भी वैसा ही काम करती है, ठीक है। अब देखो बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्डिंग मतलब होता है शेल। क्या बेटा, शेल, ठीक है। फ्लोर मतलब होता है सब शेल। क्या होता है बेटा, सब शेल। सब शेल के बाद हम लोग रूम में एंट्री मारते हैं। रूम यानी कि ऑर्बिटल। किसका बेटा, ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल के अंदर बेड लगा है यानी कि इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। और इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी ऐसा ही होता है, ठीक है। एन क्या होगा, एन, फिर एल, फिर एम, फिर एस। क्लियर है। यानी कि इलेक्ट्रॉन को किसी भी, अगर मेरे को कक्षक को निरूपित करना है तो मेरे को 3 क्वांटम संख्या चाहिए, एन एल और एम। फिर तेरे को डाउट आएगा तो देख नहीं रहा बल्लू यहाँ पे, ठीक है। अगर मुझे कक्षक को निरूपित करना है तो मुझे 3 क्वांटम संख्या लगेंगी, एन एल और एम। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को निरूपित करना है तो मुझे 4 क्वांटम संख्या लगेंगी, एन एल एम और एस। बोलो बात समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन को निरूपित करने के लिए कितने लगेंगे, 4। कौन कौन से, एन एल, एन बोलता हूं तो एम बोलता है, एन एल एम एस, ठीक है। अच्छा चलो, और ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करना तो क्या लगेगा, 3। पहला हम लोग देखने जा रहे हैं मुख्य क्वांटम संख्या, तो इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दिया किसने था, बोर ने दिया। किसने दिया था, बोर ने, ठीक है। क्लियर है। और ये क्या क्या चीजें एक्सप्लेन करता है, क्या क्या चीजें हमें बताता है, जरा वो देखते हैं। सबसे पहला, शेप ऑफ ऑर्बिट शेल, बोल दो, शेप को बताता है, ठीक है। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को बताता है। तीसरा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बताता है। कैसे, इस बात को जरा समझेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण बात है। रेडियस को बताता है, r इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन z। क्या बताओ, n पर r निर्भर कर रहा है, तो बिना n के हम r निकाल पाते क्या, ये जो n है वो ये बताता है।
दूसरा बताता है वेलोसिटी को 2.18 इंटू 10⁸ z अपॉन n सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, और ये क्या है एंगस्ट्रॉम में है। ठीक है, तो बताओ z अपॉन n की वजह से ही ये v का मान निकल पा रहा है। ठीक है, तीसरा क्या बताता है बेटा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा nth शेल की ऊर्जा -13.6 z स्क्वायर बटे n स्क्वायर, आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम में। बताओ ये भी ऊर्जा भी जो है वो किससे निकल रहा है बेटा, n से निकल रहा है। बोलो बात क्लियर है। तो n से हमें क्या क्या चीजों का परिचय मिलता है, एक तो परमाणु का आकार क्या होगा, या इलेक्ट्रॉन जिस कोश में होगा उस कोश की त्रिज्या क्या होगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, तीसरा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। बोलो समझ में आता है दोस्त, का है कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये भी पता चलता है 2n स्क्वायर से, इस सूत्र से पता चलता है। बोलो बात क्लियर है। ABCDE। पांचवा चीज पता चलता है इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग यानी MVR NH अपॉन 2 पाई, 4 पाई नहीं 2 पाई, 4 पाई तो हाइजेनबर्ग में। क्लियर है, लिख लो। इधर देखना कामेश्वरी जाओ, n का मान क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। बोल बात समझ में आ रहा है। ठीक है, n का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। n का मान अगर 1 है इसका मतलब ये प्रथम कोश को बताता है। किसको बोलता है, प्रथम कोश को। n का मान अगर 2 है तो ये द्वितीय कोश को बताता है। किसको बताता है, द्वितीय कोश को। n का मान अगर 3 है तो ये तृतीय कोश को बताता है, और n का मान अगर 4 है तो ये चतुर्थ कोश को बताता है। n का मान अगर 5 हुआ तो ये पंचम कोश को बताएगा, पांचवें कोश को बताएगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, और हर कोश का एक नाम होता है, तो कोश का जो नाम होगा, शेल नेम जो होगा, वो क्या क्या नाम रखा जाता है। देखो प्रथम कोश का नाम K L M N O P Q R S S। ठीक है, और हर कोश में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, 2n स्क्वायर। क्या होगा बताओ, 2n स्क्वायर। n का मान कितना है, एक का वर्ग, एक गुणा 2 2। बोलो क्लियर है। ठीक है, 2 का वर्ग 4, 4 गुणा 2 8, 3 का वर्ग 9, 9 गुणा 2 4 का वर्ग 16, 16 गुणा 2 32, 5 का वर्ग 25 गुणा 2 50। क्लियर है, ये कुल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं कोणीय संवेग। क्या देखने जा रहे हैं, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग का मान कामेश्वरी साहू क्या होता है, MVR, मुक्का मार दूंगा जबड़े में, NH अपॉन 2 पाई होता है MVR। हाँ ठीक है, n का मान कितना है, 1, तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, MVR का मान क्या हो जाएगा, MVR बराबर हो जाएगा 1h अपॉन 2 पाई। ठीक है, चलो n का मान कितना है, 2, 2h अपॉन 2 पाई, 2 से 2 दाएं दाएं कैंसिल, h अपॉन पाई। ठीक है, n का मान कितना है, 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, 3h अपॉन 2 पाई। n का मान कितना है, 4, तो 4h अपॉन 2 पाई, यानी कि ये कितना हो जाएगा बताओ, 2h पाई पाई। ठीक है 5, तो ये हो जाएगा 5h अपॉन 2 पाई। मैं जानता हूं आप क्वांटम नंबर के नाम पे ये पढ़े हो, n का मान अगर 4 हो तो l का मान होगा 0 1 2 3, और m का मान यहाँ पर 2 के लिए होगा -2 -1 0 +1 +2। आप यही चाहते हो, फिर आप डब्बा बनाओगे। ठीक है, ये ऐसे करके, और इलेक्ट्रॉन भरोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर वाला को लिखोगे आप +½ नीचे वाले को लिखोगे माइनस। मैं जानता हूं आप ये चेक करना चाह रहे हो कि ये वाला मास्टर बताएगा कि नहीं, यकीन मानो, लेकिन इसको बाद में करेंगे अपन लोग। अभी जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूं उससे करते चले। क्लियर है, एक हो सकता है मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन हो सकते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम +2, ठीक है, एक्सेट्रा, जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा हो सकता है मल्टी इलेक्ट्रॉनिक
स्पीशीज, उदाहरण के तौर पर हीलियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर इत्यादि। ठीक है, तो मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की ऊर्जा का मान, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान केवल n पर निर्भर करता है। ठीक है, जबकि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान n तथा l पर निर्भर करता है। ये दो क्वांटम संख्याओं पर निर्भर करता है, जबकि ये एक क्वांटम संख्या पर निर्भर करेगा। समझा? बी हम लोग देखने जा रहे हैं, सेकेंडरी क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, ठीक रात्रि गिवन बाय सोमरफील्ड, इसको एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है? ठीक है, पात्रे ध्यान देना, ये क्या क्या चीजें एक्सप्लेन करता है। सबसे पहले शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल, कक्षक का आकार क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एल का मान अगर 0 है तो एस उपकोष को निरूपित करता है। ये किसको निरूपित करता है? एस उपकोष को। इसका मतलब कक्षक क्या होगा? गोलाकार कक्षक होगा। इसका कक्षक का आकार क्या होगा? गोलाकार कक्षक। बोलो, बात क्लियर है? ठीक है, चलो एल का मान अगर 1 है तो ये किसको निरूपित करता है? पी उपकोष को निरूपित करता है। ठीक है, पी उपकोष, पी ऐसा होता है। क्लियर है ना? ऐसा ऐसा होता है। इसके है ना डंबल आकार कक्षक को निरूपित करता है। इसका जो आकार है वो डंबल का आकार का होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, एल का मान अगर 2 हो तो ये डी उपकोष को बताता है, उपकोष या उप ऊर्जा स्तर। ठीक है, और इसका आकार कैसा होता है बेटा? एक कक्षक का आकार कैसा होता है? डबल, डंबल, डमरूनी डंबल आकार का कक्षक होता है। इसके अंदर जो भी कक्षक मिलेंगे उनके आकार कैसे हो? डबल डंबल जैसे। बोलो, बात क्लियर है? सबसे पहले शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा उप ऊर्जा स्तर। ये मैंने आपको सोमरफील्ड के बढ़ाते हुए बताया था, एक गोलाकार और दूसरा इलिप्टिकल, या उपकोष को बताता है, यानी फ्लोर की जानकारी देता है। वही दिया ना, ये एल का मान 0 है तो एस उपकोष है, एल का मान 1 है तो पी उपकोष है, एल का मान 2 है तो डी उपकोष है, एल का मान 3 है तो एफ उपकोष है। ठीक है, और उपकोष में कक्षक कितने होंगे वो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्लियर है? ये लिख लो पहले। मैं बहुत आराम आराम से इसको समय दे रहा हूँ क्वांटम नंबर को। ठीक है, एक प्रश्न आएगा तो अच्छा, अभी ना एटॉमिक स्ट्रक्चर का फैशन क्या है केमिस्ट्री मालूम है? स्टेटमेंट वाला, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, इस टाइप का देता है, स्टेटमेंट वाले देता है, हल करने वाला बहुत कम। उसमें स्टेटमेंट दे दिया 4 चीज, इलेक्ट्रॉन का तीसरे कोश में वेग है 2.18 गुणा 10 की घात 8, जेड का मान दे दिया और एन का मान कुछ करके सॉल्व करवा दिया। एक स्टेटमेंट वो चेक करना पड़ेगा। दूसरा स्टेटमेंट दे देगा कि मुख्य क्वांटम संख्या इसको बताती है। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास को बताती है। तीसरा स्टेटमेंट कुछ देगा, चौथा स्टेटमेंट कुछ देगा। तो उन स्टेटमेंट में हमको गलत वाला ढूंढना है। तो वहीं जब तक कंसेप्ट ये क्लियर ना हो, इस लेवल तक ना पढ़ाई करो, तब तक वो प्रश्न बन नहीं सकता। अगर किसको मॉड्यूल में शक है तो दो मॉड्यूल में ही 2006 से लेकर के अब तक के प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों में से ताका झांकी करें, उनको समझ में आ जाएगा कि किस स्तर के प्रश्न नीट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। बोलो, अगला चीज हम लोग देखते हैं, एल का मान कहां से कहां तक होता है। यही चीज बच्चे जानना चाह रहे थे। एल का मान होता है
शून्य से लेकर के n-1 तक। कहां से कहां तक? शून्य से n-1 तक। बोलो बात क्लियर है? ये बात पूरे इतना सब बताया हुआ मैं, यही बात तो आपको पता था। हाँ, आया था कि नहीं आया था? क्लियर है ना? अभी इसी साल के पेपर में प्रीवियस ईयर में है ना? एल का मान जो है n-1 तक होगा। और एक स्टेटमेंट इसमें ये भी पूछा था, देखना, इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में भी प्रश्न दिया गया था। इधर गौर से देखो सब लोग, ठीक है? एल का प्रत्येक मान, एल का जो भी मान आएगा कैलकुलेट करने पर, प्रत्येक मान किसी उपकोष को यानी सब शेल को, या हमारे बोलचाल की भाषा में बिल्डिंग को निरूपित करता है। क्लियर है? उपकोष में उपस्थित कक्षकों की संख्या, उपकोष में उपस्थित कक्षकों की संख्या l+1 कितना होता है? 2l+1। कक्षक कितने उपस्थित होंगे? 2l+1। उपकोष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब बताओ, कक्षक है 2l+1, एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, तो कक्षक में कुल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इंटू 2l+1। नहीं आ रहा बात समझ? नहीं है? पक्का है? वो उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2l+1 और उपकोष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 इंटू 2l+1। वाह, ठीक। एल का मान हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4। बोलो, हो सकता है? 1, 2, 3। इसमें उपकोष उपस्थित, उपकोष का नाम क्या होगा? 0 है तो एस उपकोष, 1 है तो पी उपकोष, 2 है तो डी उपकोष, 3 है तो एफ उपकोष, जी है तो 4 है तो जी उपकोष। ये किसी एल का प्रत्येक मान किसी उपकोष को बताता है। और एल का मान अगर हमें पता चल गया तो उस उपकोष में जो कक्षक है, कक्षक का आकार क्या होगा वो मैं बता सकता हूँ। एस कक्षक, एस उपकोष में जितने कक्षक होंगे उनका आकार क्या होगा? गोलाकार। और कितने कक्षक होंगे? तो 2l+1 कक्षक होंगे। 0 इंटू 2 0, 0+1 1, एक ही कक्षक होगा। और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसे 2 इलेक्ट्रॉन का सूत्र बता दिया पागल आदमी। 2 इंटू 0 0, 0+1 1, 1 इंटू 2 2। सीधी बात है, एक कक्षक है तो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा क्या?
लेकिन वो कथन वाला दे देगा उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है, तो वहां पर ये करना पड़ सकता है कि नहीं। हाँ चल ठीक है, पी की बात करने जा रहे हैं। पी कक्षक कैसा होता है बेटा, पी अक्षक कैसा है, डंबल आकार का होता है। कैसे होता है बेटा, डंबल आकार होता है। और डंबल आकार के होने के साथ साथ कितने प्रकार का हो सकता है, इसमें कुल कक्षकों की संख्या क्या होगी, 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 1 3, 3 कक्षक होंगे, तीनों का नाम होता है पी एक्स, पी वाई या पी जेड, जो आगे हम जानेंगे। ठीक है, और उपकोष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 इंटू 1 2, अरे 2 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 कहां से 2 इंटू 1 1 1 होता है, राहु भी बोलती है 2 इंटू 1 2 होता है, 2 प्लस 1 3 होता है, 3 इंटू 2 6 होता है। नोनी को मस्त नींद आ रहा है। कक्षक की बात करूंगा तो ये डबल डंबल होता है। क्या होता है बेटा, डबल डंबल। ठीक है, और इसमें कुल कक्षकों की संख्या कितनी होगी, सूत्र में लगाओ, 2 और 2 4, 4 और 1 5। अरे सीधी बात है भाई, ये पहले ही बता दिया था, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, प्लस 2 के हिसाब से बढ़ता है। अगला बता दे रहा हूँ बिना सूत्र के, देख 5 2 7, अगला बता दे रहा हूँ बिना सूत्र के, देख कितना होगा 9। ठीक है, 5 कक्षक है तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 10, 7 कक्षक है तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, सीधी बात, और 9 कक्षक है तो कितने होंगे इसमें सूत्र लगाने की कोई बात है क्या, नहीं। एफ कक्षक का आकार कैसा होता है बेटा, डिफ्यूज्ड शेप होता है। क्या होता है बेटा, डिफ्यूज्ड शेप होता है। बोलो बात क्लियर है। और जी उपकोष या इसके बाद वाले कॉम्प्लेक्स शेप रखते हैं। इसको ऐसे समझो, एक आटा रोटी बनाने के पहले आटे का बॉल होता है ना, उसको ऐसे दबा दो, क्या बन गया, पी कक्षक। पहले एस था, अभी दबा दिया, क्या बन गया, पी कक्षक। साइड से चीर दिया और क्या बन गया, डी कक्षक। आटा लेके सोफे में, जूते में, पिताजी के जूते में, किचन में, इधर उधर सब फैला देना। ठीक है, ध्यान रहे ये स्टंट एक्सपर्ट की निगरानी में किया गया स्टंट है। प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम, ना मम्मी का उड़ता हुआ चप्पल वहां से ऊर्जा मुक्त होगा, आपकी स्थिति ऊर्जा होगी कम, फिर आपका स्थायित्व तो बढ़ जाएगा। बोलो बात क्लियर है ना। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, ऐसे समझा जाता है। कॉम्प्लेक्स एफ ऑर्बिटल का शेप डिफ्यूज होता है। किशन समझ आ रहा है, आप बोलना रही लिख